गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सुधांशु और आप देखने आ चुके हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स नगरी। तो बच्चों, लास्ट की क्लास के अंदर जो हमने बात की थी गॉस थ्योरम की। हमने गॉस थ्योरम को प्रूव किया था और हमने उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस देखी थी कि गॉस थ्योरम डाइपोल के लिए वैलिड नहीं होता या किस तरीके से क्या होता है। तो उसके लिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो बच्चों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मेरा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए, सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि कोई भी बोर्ड एग्जाम जो होता है, अगर कोई टीचर अगर बोर्ड एग्जाम्स के आपके क्वेश्चन फ्रेम करता है तो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका टॉपिक है, सबसे जो हॉट टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। इस गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस के अंदर हम 5 से 6 डेरिवेशंस की बात करेंगे। वो डेरिवेशंस आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन को प्रूव करने से पहले हम देखते हैं कि बेसिकली हमारा गॉस थ्योरम क्या होता है। तो अगर आप देखें, अगर आपको याद हो तो गॉस थ्योरम होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मेरा गॉस थ्योरम होता है। अच्छा, देखिए, इस गॉस थ्योरम के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए ये चार्ज है हमारा Q, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द थीटा। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर हमें 1, 2, 3 एंड 4 बेसिकली हम इस एप्लीकेशंस के थ्रू हम इन 4 क्वांटिटीज के थ्रू जो है हम डील करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है बच्चों वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको चार्ज की क्वांटिटी पता है, ठीक है, और आपको सरफेस पता है, सरफेस एरिया पता है, और अगर आपको एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर अगर आपको ये पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात, अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के मन में कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं कूलॉम्स लॉ से भी निकाल सकता हूं। बिल्कुल निकाल सकते हो, कूलॉम्स लॉ से भी निकालता है, लेकिन बच्चों कूलॉम्स लॉ के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है। अब देखिए, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैं गॉस थ्योरम के थ्रू निकालूंगा या ये बहुत इजीली निकल जाएगा और बहुत कम टाइम में निकल जाएगा, सबसे बड़ी बात इसकी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इसको कैसे समझना है। देखिए, मैं आपको यहां पे एप्लीकेशंस के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवाने वाला हूं। 4 स्टेप के अंदर हम इस चीजों को करेंगे और 1 बाय 1 जो है हम देखते हैं कि कैसे होता है। चलिए, मान लीजिए कि यहां पे मेरा एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट चार्ज एंड दिस इज द Q। ओके, ये पॉइंट चार्ज है, Q है। अच्छा, हमने क्या बोला था आपको जब हमने गॉस थ्योरम की बात की थी, हमने बोला था कि भाई गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम बेसिकली होता है चार्ज इंक्लोज्ड, यानी कि अगर आपको इस चार्ज के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर, तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, आपको इस चार्ज को इंक्लोज करना पड़ेगा, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर आपको इस चार्ज को प्लेस करना होगा। चलिए ठीक है, इसको अब हम प्लेस करके देखते हैं। मैंने मान लिया कि इस पर्टिकुलर चार्ज को मैंने एक स्फीयर के अंदर इस तरीके से इसको जो है क्लोज कर दिया है। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर मैंने इस चार्ज को जो है प्लेस कर दिया। ठीक है, आप देखिए ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दी स्फीयर, है ना। आपको पता है स्फीयर क्या होता है, एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो ये चार्ज है ये इस स्फीयर के अंदर इंक्लोज्ड है, ये इसके अंदर रखा हुआ है। चलिए ठीक है, अच्छा, तो बच्चों यहां पे जो सबसे पहला स्टेप है जो आपको फाइंड करना है, जो आपको कंसीडर करना है, वो यहां पे होता है, दैट इज कॉल्ड दी गॉसियन सरफेस। क्या होता है ये मेरा गॉसियन सरफेस। ठीक है, अच्छा, अब देखिए गॉसियन सरफेस क्या होता है। ठीक है, देखिए, किसी भी मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से आपको किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट रेडियस इज R। ओके, आपको इस चार्ज के थ्रू इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। अच्छा, गॉसियन सरफेस क्या होता है, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एक स्पॉट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पहली कंडीशन जो होती है गॉसियन सरफेस की वो ये होती है कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये गॉसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये जो मेरा इंटायर सरफेस है, ये जो मेरा स्फीयर का जो मैंने यहां पे सरफेस बनाया है, दिस पर्टिकुलर सरफेस इज अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, पहली चीज तो ये जो पॉइंट P है ये एग्जैक्टली इस गॉसियन सरफेस के ऊपर ही होना चाहिए। समझ में बात आई। और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो चलिए यहां पे लिखते हैं गॉसियन सरफेस की कुछ कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन जो है गॉसियन सरफेस की, दैट इज
सरफेस शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया था गॉस थ्योरम ओपन सरफेस के लिए कभी भी एक्टिव नहीं होता। तो क्या होना चाहिए, सरफेस शुड बी क्लोज्ड। पहली चीज देखिए, क्लोज सरफेस है। अच्छा, दूसरी चीज हम बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सिमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सिमेट्री। अब देखिए बच्चों, यहां पे सिमेट्री का क्या मतलब होता है। देखो, सिमेट्री का मतलब होता है कि मान लीजिए ये चार्ज है Q, ये पॉइंट है P। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालिए, या मैंने बोला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालिए, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी किसी भी रैंडम पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए ये स्फीयर है, ये चार्ज है। तो अब मुझे बताइए कि इस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां होगी वही वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां होगी, सेम वैल्यू यहां होगी, सेम वैल्यू यहां होगी, सेम वैल्यू यहां होगी। यानी कि इस पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर आप कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्ट सेम होगी। यस और नो? दिस इज ओनली कॉल्ड सिमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सिमेट्री। यानी कि इस क्लोज सरफेस के हर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए ठीक है, दूसरी कंडीशन होगी गॉसियन सरफेस की। अच्छा, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। इसका मतलब होता है थीटा एट एवरी पॉइंट, थीटा एट एवरी पॉइंट इज सिमेट्री। ठीक है, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री था, हर पॉइंट पे सेम था, वैसा इसने क्या बोला है कि थीटा जो होना चाहिए, थीटा कौन सा है, इस थीटा की बात कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो थीटा है वो भी हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पी की बात करता हूं, यहां पे एक मैंने छोटा एरिया मान लिया ds, तो इसका एरिया मान लीजिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस ds के थ्रू जो एरिया वेक्टर है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए थीटा कितना हो गया, थीटा इज नथिंग बट 0 डिग्री। ठीक है, चलिए इस पॉइंट पे निकालने की बात करते हैं। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे आप छोटा सा एरिया लेट कर लीजिए, इसका एरिया वेक्टर भी कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज द एरिया वेक्टर। तो यहां पे भी देखिए थीटा कितना है, 0। ऐसी कंडीशंस आप इस प्लेस के ऊपर कहीं भी कर रख के देखिए, आपको थीटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि इस सरफेस के लिए एट एवरी पॉइंट थीटा इज ऑल्सो सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं, थीटा एट एवरी पॉइंट इज सिमेट्री। यस और नो? ओ चलिए, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि इट शुड बी combination of more than two surfaces। यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस होता है, ये बच्चों ऐसा नहीं है कि एक ही सरफेस होगा। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि एक सरफेस के अंदर हर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिमेट्री ना बने, या हर थीटा की वैल्यू के लिए सिमेट्री ना बने। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम एक ऐसा सरफेस भी ले सकते हैं जो कि दो सरफेसों को मिलके कंबाइन होके बने। कैसा, ऐसा कैसा हो सकता है, मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है, दिस इज अ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस सिलेंडर को गौर से देखें तो आपको पता पड़ेगा कि सिलेंडर के 2 एरिया होते हैं। एक तो होता है ये वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड दी कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, और साइड में आपको ये 2 एरियाज और दिख रहे होंगे, दिस इज द फ्लैट एरिया। ये क्या है, एक फ्लैट एरिया है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, एक एरिया हो गया आपका कर्व्ड, दूसरा एरिया हो गया फ्लैट वन, एंड थर्ड एरिया ऑल्सो हो गया फ्लैट वन। तो ये क्या है, ये 3 सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, इस टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो थीटा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। और इस पूरे फ्लैट के लिए और इस पूरे फ्लैट के लिए भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो थीटा है वो सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप के जो डायग्राम होंगे ये बेसिकली क्या है, इसका जो गॉसियन सरफेस, अगर आपने गॉसियन सरफेस सिलेंडर रखा तो बेसिकली ये 3 अलग अलग सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलिए ये तो हो गई मेरी गॉसियन सरफेस को लेट करने की बात कि गॉसियन सरफेस के लिए क्या क्या होना चाहिए, जरूरी है। फर्स्ट स्टेप, मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया यहां पे स्टेप नंबर फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आपको गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। ठीक है, ऐसा एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। उस गॉसियन सरफेस की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, द नंबर 1 विच इज अ
closed surface. Second one, electric field at every point is symmetry. Theta at every point is symmetry, or it may be combination of two or more. तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है that is called the symmetry. ठीक है, अगर आप कोई भी गॉसियन सरफेस को अगर आप लेट करते हैं तो आपको सिमेट्री का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अच्छा चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की. ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं. देखिए स्टेप पहला आपने स्टेप लिया गॉसियन सरफेस. स्टेप नंबर 2 मेरा होता है दैट इज कॉल्ड दी कैलकुलेट ई डॉट डीएस. सेकेंड स्टेप में मेरे को क्या करना है, मेरे को ई डॉट डीएस को जो है वो कैलकुलेट करना है. चलिए इस केस के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं यहां पे क्या हो गया. अच्छा चलिए ठीक है. अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिमेट्री है, हर पॉइंट पे क्या है, सेम है. तो इस इंटीग्रेशन फंक्शन से जो ई है वो बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन होगा किसका, सरफेस एरिया का होगा. इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन होगा, सरफेस एरिया का. इसको आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं दैट इज ई डीएस कॉस थीटा. ठीक है, तो ई का होगा और थीटा भी क्या है, थीटा इज ऑल्सो सिमेट्री. तो यहां पे ई भी बाहर आ जाएगा और यहां पे कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा. ठीक है, और इंटीग्रेशन होगा सिर्फ किसका, डीएस का इंटीग्रेशन होगा. अच्छा अब बताइए स्फीयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो कितना होता है, दैट इज नथिंग बट दी ई कॉस थीटा. और इसका कितना हो जाता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. क्या हो जाता है ये, 4 पाई आर स्क्वायर. अच्छा अब इस थीटा की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे हर एंगल पे थीटा कितना है, 0. और cos 0 हर थीटा की वैल्यू 0 होगी. तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो यहां cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा मेरा इंटायरली 1. और दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दैट इंटीग्रल ऑफ ई डीएस cos थीटा इज कैन बी इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, अच्छा ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप. यहां तक बात होगी मेरी सेकंड स्टेप की. अच्छा चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी थर्ड स्टेप की. थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखिए आपने पहला गॉसियन सरफेस लिया, दूसरा आपने ई डॉट डीएस का जो है वो आपने कैलकुलेशन की. अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे. स्टेप नंबर 3 पे क्या होता है कि कैलकुलेट टोटल एनक्लोज्ड चार्ज. क्या कैलकुलेट करना है आपको थर्ड स्टेप में, कितना चार्ज इस बॉडी के, कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए. तो देखिए इस केस के अंदर ये पूरा सरफेस है और इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, दैट इज नथिंग बट क्यू. तो यहां पे जो चार्ज है वो क्या है, सिंपल क्यू है. दिस इज कॉल्ड दी स्टेप नंबर 4. अच्छा अब बात आती है, ये बहुत सिंपल स्टेप है. अब हम बात करते हैं अपनी स्टेप 4 की. ठीक है, स्टेप 4 के अंदर क्या करना है आपको, सिंपली आपको अप्लाई गॉस थ्योरम. अब यहां पे आपको क्या करना है कि आपने तीनों जो एप्लीकेशन जो आपने की है, तीनों जो अपने पॉइंट लिखे हैं, 4th पॉइंट के अंदर आपको इन सब के अंदर गॉस थ्योरम को जो है वो अप्लाई करना है. ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके. मैं यहां पे लिखना स्टार्ट करता हूं उसको 4th पॉइंट पे. ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. अब देखिए गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको गॉस थ्योरम पता है क्या है, आपको पता है गॉस थ्योरम क्या है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डीएस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और आपको पता है ईडीएस कॉस थीटा को अभी आपने क्या निकाला था, यहां पे आपने क्या निकाला था, दैट इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ओके अच्छा अब देखिए यहां पे क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करूं तो आप निकाल सकते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई में के डिवाइड में हो जाएगा तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, ये आपका रिलेशन आ जाएगा, दैट इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है, दिस इज ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज. ये किसके लिए है, दिस इज ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज. ठीक है, अच्छा अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आप गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते थे. ठीक है ना, लेकिन गॉस थ्योरम से आपको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, और इसके देखिए ये अभी आपको लंबा लग रहा होगा कि 4 स्टेप में काउंट हो रहा है. ठीक है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर
कोई आपसे इन स्टेप्स को लिखने की बात नहीं करेगा, ठीक है। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप मेरे को स्टेप लिख के दिखाइए, बेसिकली आपको इसकी बात करेगा, ठीक है। तो अगर आप ये पूरी स्टेप्स को अगर आप हटा दें और आप सिंपल अगर आप देखें तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, और एक आपको पता होना चाहिए ये ईडीएस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। आप इजिली इसको जो है वो निकाल लेंगे यहां से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट एप्लीकेशन की, ठीक है। अब देखिए मेरा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली क्या है। अब हम यहां पे फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड कंडक्टर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। अच्छा अब देखिए बेसिकली यहां पे क्या करना है आपको। मान लीजिए कि यहां पे एक कंडक्टर है, ओके, दिस इज द कंडक्टर। ये कंडक्टर क्या है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। ये कंडक्टर जो क्या है, ये इंटायरली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। अच्छा इसके लिए मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है P विच इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ R। ये पॉइंट P जो है विच इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ R, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट P पे, ठीक है। अच्छा ये सिंपल कैलकुलेशन। अच्छा अब देखिए, अब आप याद करिए कि भाई हमने किन 4 स्टेप्स की बात की थी, ठीक है। पहले स्टेप में हमने क्या बोला था कि गॉसियन सरफेस होना चाहिए। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, दैट गॉसियन सरफेस शुड बी अ क्लोज सरफेस, और वो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट P पे ही होना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट P है वो गॉसियन सरफेस पे ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा और क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री होनी चाहिए, थीटा सिमेट्री होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सरफेस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर मैं यहां पे सर्कल बनाऊं, अगर मैं यहां पे सर्कल बनाऊं, मान लीजिए कि ये मेरा यहां पे एक कंडक्टर है, ओके, और इस कंडक्टर के लिए मैं यहां पे सर्कल बनाता हूं ऐसे, तो मुझे को ये बताइए कि क्या ये जो सर्कल है क्या ये सिमेट्री होगा इस पर्टिकुलर रॉड के लिए। बिल्कुल सिमेट्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और ये पूरा बॉडी जो है ये सिमेट्री नहीं होगी, तो एक सरफेस तो यहां पे वैलिड नहीं होगा। तो अब हम इसकी सिमेट्री बनाने के लिए, इसका गॉसियन सरफेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे मैं एक सिलेंडर लेता हूं, ठीक है। ये R है तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी मेरा क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, और वी हैव टू मेक अ सिलेंडर हेयर, ठीक है। मान लीजिए ये जो है मेरा एक सिलेंडर है, ओके, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा देखिए अब इस सिलेंडर के अंदर 3 फेज हो गए, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई यहां पे कि भैया ये 3 सरफेस हो गए, 1 सरफेस 2 एंड 3। अच्छा अब देखिए ये जो इसके जो 3 हिस्से, इसमें ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये पूरा का पूरा जो कर्व सरफेस है वो इस वायर से R डिस्टेंस पे प्लेस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये जो अपर सरफेस है, इस पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, सिमेट्री होगी, बिल्कुल होगी। इसके लिए जो एरिया वेक्टर के बीच में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो भी सिमेट्री होगा, यहां पे और यहां पे दोनों पे। यानी कि ये जो सरफेस 1 है ये भी सिमेट्री है टोटल, सरफेस 2 जो है ये भी सिमेट्री है, और सरफेस 3 जो है ये भी सिमेट्री है, ओके। तो देखिए यहां पे मैंने जो गॉसियन सरफेस है वो मैंने कंसीडर कर लिया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या किया, आपने यहां पे गॉसियन सरफेस क्या जो है ये कंसीडर कर लिया, गॉसियन सरफेस जो है वो कंसीडर कर लिया, ठीक है। पहली चीज क्या है, गॉसियन सरफेस कैसा है, यहां पे कर्व्ड है और क्या है, फ्लैट है, ठीक है। कर्व्ड भी है और फ्लैट भी है, लेकिन कर्व्ड और फ्लैट दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्री है। कर्व्ड भी सिमेट्री है और फ्लैट भी सिमेट्री है, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की। देखिए अब ये जो फ्लैट है, आप इसको आप नाम दे सकते हैं कि ये 2 टाइप्स का फ्लैट है। फर्स्ट को आप बोल सकते हैं दैट इज द बॉटम फ्लैट, ठीक है, और सेकंड वाले को आप बोल सकते हैं दैट इज द टॉप फ्लैट, ठीक है। दिस कैन बी कंसिडर एज द बॉटम फ्लैट और दिस कैन बी कंसिडर एज द टॉप फ्लैट, ठीक है। तो देखिए ये मेरा गॉसियन सरफेस की यहाँ पे मसला खत्म हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट है। चलिए दूसरे स्टेप तक चलते हैं। अब आपको क्या निकालना था दूसरे स्टेप में, आपको निकालना था कैलकुलेट ई
ds cos थीटा, ये निकालना था। अच्छा बच्चों, यहां पे थोड़ा सा मसला है। मसला क्या है? पहले तो हमें थीटा हमें पता था कि भाई एक सरफेस था, हमने निकाल दिया, लेकिन यहां पे देखिए यहां पे 3 सरफेस हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ईडीएस कॉस थीटा हर सरफेस के लिए निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम इसको बांट लेते हैं। जो ईडीएस कॉस थीटा ये 3 फेज में बटेगा। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस थीटा निकालेंगे किसके लिए? कर्व्ड सरफेस के लिए। यहां पे मैं सी लिख देता हूं फॉर कर्व्ड सरफेस। ओके, नेक्स्ट मैं निकालूंगा ईडीएस कॉस थीटा फॉर टॉप फ्लैट, इसके लिए निकालना पड़ेगा मेरे को टॉप फ्लैट के लिए। और तीसरा मुझे निकालना पड़ेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस कॉस थीटा फॉर दी बॉटम फ्लैट। यस और नो? निकालना पड़ेगा नहीं बनाएगा? चलिए ठीक है, निकालते हैं। चलिए सबसे पहले कर्व की बात करते हैं। देखिए कर्व सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप कहीं पे भी आप बना के देखिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पे भी आप बनाएंगे कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अच्छा, कहीं पे भी आप एक स्मॉल एरिया लेट कर लीजिए डीएस, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये भी कुछ इस तरीके से होगा। कहीं पे भी आप बनाइए एरिया वेक्टर ऐसा ही बनेगा। यस और नो? तो इस केस के लिए जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस इंटायर कर्व्ड सिमेट्री, थीटा फॉर दिस इंटायर कर्व्ड सरफेस सिमेट्री दैट इज 0। तो देखिए इसके अंदर इंटीग्रेशन किस किस का होगा? E कांस्टेंट है, बाहर आ गया। चलिए cos थीटा क्या हो जाएगा? 0 0 1। तो बेसिकली यहां पे क्या बचेगा? E एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds फॉर कर्व्ड सरफेस। ओके, चलिए अब आते हैं टॉप फ्लैट के लिए। ये रहा टॉप फ्लैट। ठीक है, ये है मेरा टॉप फ्लैट। मान लीजिए टॉप फ्लैट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही रहेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पे भी आप निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही है। लेकिन अगर इस टॉप फ्लैट का अगर मैं एरिया वेक्टर निकालूं तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा निकलेगा। दिस इज द एरिया वेक्टर। कहीं से भी आप निकालें, दिस इज द एरिया वेक्टर। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का एंगल कितना बन रहा है? दैट इज द 90 डिग्री। कितना बन रहा है? ये 90 डिग्री बन रहा है। तो टॉप फ्लैट के लिए जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। और आपको पता है cos 90 कितना होता है? 0। तो दिस इंटायर टर्म विल बिकम 0। ओके, अच्छा अब बात कर लेते हैं बॉटम फ्लैट की। देखिए ये बॉटम फ्लैट है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसका जो एरिया वेक्टर निकालेंगे आप इस तरीके से एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। ओके, और देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे 90 डिग्री। कहीं पे भी निकालें तो ये 90 डिग्री ही निकलेगा। तो देखिए यहां पे भी आप जब रखेंगे ईडीएस कॉस 90 डिग्री, तो cos 90 अगेन कितना हो जाता है? 0। तो ये भी जो टोटल टर्म है वो क्या हो जाएगी? 0। तो देखिए यहां पे मैंने 3 अलग अलग गॉसियन सरफेसेस के लिए 3 बार अलग अलग ईडीएस कॉस थीटा को मैंने जो है यहाँ पे फाइंड किया है। ये दोनों 0 हो गए अकॉर्डिंग टू द गॉस सरफेस और अकॉर्डिंग टू द थीटा वैल्यू। ओके, अच्छा इसकी बात करते हैं। चलिए अब यहां बात आ जाती है। चलिए देखिए ये हो गया मेरा E। अब ये डीएस क्या है? डीएस नथिंग बट दी कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि फ्लैट और टॉप तो 0 हो गया, बचा क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया बच गया। तो आपको पता है कि सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? दैट इज नथिंग बट दी 2 पाई RL। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई RL। तो ये E 2 पाई RL आपने क्या निकाला? दैट इज नथिंग बट दी E ds cos थीटा। यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन है E ds cos थीटा की वो यहां पे डन हो गई। दिस इज नथिंग बट दी 2 पाई RL। ठीक है, अच्छा तीसरे स्टेप की हमने बात की थी कि भाई थर्ड स्टेप निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? थर्ड स्टेप में आपने क्या निकाला था? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। क्या निकाला था मुझे? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अच्छा, वहां पे तो एक चार्ज था, बड़ी ही प्यार से निकाल दिया आप लोगों ने। ठीक है, क्यों? इसके अंदर कैसे चार्ज निकालिएगा? ठीक है, अच्छा चार्ज निकालने के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं ना, वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है? ये वाला जो केस है, ये कौन सा केस है? दिस इज नथिंग बट द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम किससे डिनोट करते थे? लैम्डा से। किससे डिनोट करते थे हम? लैम्डा से। और ये लैम्डा क्या होता था? लैम्डा होता था पर यूनिट चार्ज डेंसिटी। क्या होता था ये? पर यूनिट चार्ज डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट कितना चार्ज है, विच कैन बी डिनोटेड बाय दी लैम्डा। ओके, अच्छा अब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो वायर की जो लेंथ है, यहां से लेके
यहां तक की इस वायर की जो लेंथ है, दैट लेंथ इज नथिंग बट एल। दिस लेंथ इज नथिंग बट एल। अगर आप अब आपको देखिए, आपको टोटल लेंथ पता है, दैट इज एल। आपको चार्ज डेंसिटी पता है एल। तो यहां पे अगर मैं आपसे टोटल चार्ज की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज इज नथिंग बट द लेंथ इनटू चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर जो Q है वो क्या हो जाएगा? दैट इज द लैम्डा एल। चार्ज क्या हो जाएगा मेरा? लैम्डा एल। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे 3 कैलकुलेशन जो है यहां पे वो आपकी डन हो गई। 3 पॉइंट जो है आपके वो डन हो गए। अच्छा, 4th स्टेप में लिखते हैं, देखिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने 4th और फाइनल स्टेप पे। 4th और फाइनल स्टेप मेरा क्या था? दैट इज अप्लाई गॉस थ्योरम। अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको पता है क्या होता है? दैट इज ई ds cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ई ds cos थीटा आपने निकाल रखा है यहां पे, देखिए दैट इज E 2 पाई RL। चलिए पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहां पे? E 2 पाई RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल Q है। टोटल Q आपने कितना निकालना है? दैट इज लैम्डा L। तो यहां पे क्या रख दें हम? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखिए L से L तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो क्या आएगा? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई आर। ये निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा? ये 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे। ठीक है, देखिए अगेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप गॉस थ्योरम के हिसाब से निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे, हमने निकाला भी था। ठीक है, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये बिट इजियर है, ये थोड़ा सा आसान प्रोसेस है इसको निकालना। ठीक है बच्चों, अच्छा तो ये मेरी एक फर्स्ट एप्लीकेशन है। ओके, तो बच्चों अगर आपको किसी भी क्लास के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक या किसी न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग, चाहे वो बोर्ड का न्यूमेरिकल हो या IIT JEE का हो, नीट का हो या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का, अगर कोई भी न्यूमेरिकल में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है या कोई भी कैसे भी डाउट आता है तो वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों हमने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है, उस टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो पूछ सकते हैं। इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज आप उसको जाके फॉलो करें। ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। आपके वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उस सब्सक्राइब के बटन को दबा देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम सब मिलके फिजिक्स की जर्नी को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सके। तो बच्चा पार्टी आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों को खूब सारा ध्यान रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय।